हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन जो अपने एग्रोनॉमी का जो एक टॉपिक है जिसका नाम है बीज विज्ञान। तो आज अपन जो बीज विज्ञान है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सीड साइंस, इसके बारे में अपन जो है कंप्लीट थ्योरी करने वाले हैं और अपन जो है कंप्लीट जो है इसका फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आज अपन जो है रिवीजन करेंगे, बातें कम करेंगे और जो है ना अपने मैटर को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहले अपने पास आता है बीज। देखो बीज के बारे में बातें कि बीज क्या है। तो बीज की बात करता हूँ तो देखो, यदि अपन बात करते हैं सामान्य रूप से यदि अपन बात करते हैं कि बीज क्या होता है, तो बीज जो है ना दाने, तना, पत्ती, बीज जो है ना तना, पत्ती, जड़, पौधे का ऐसा भाग है या फिर दाने का ऐसा भाग जो कि अपने समान नए पौधे को जो है ना जन्म देता है या नए पौधे जो है तैयार करता है, उसको बोलते हैं बीज। क्या बोलते हैं? बीज। लेकिन मैं बात करता हूँ इसकी ऑथेंटिक या जो वैज्ञानिक जो परिभाषा होती है अपने बायोलॉजी की यानी साइंस की जो परिभाषा होती है वो क्या कहती है कि जो पुष्प होता है उस पुष्प के परिपक्व बीजांड को, इसको परिपक्व बीजांड को अपन क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। तो देखते हैं अपने स्लाइड में कि जो पुष्प का परिपक्व बीजांड होता है उस परिपक्व बीजांड को अपन डियर स्टूडेंट बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। बीज की बात करता हूं तो बीज अलग अलग आवरण से, देखो अपन बीज के बारे में देखते हैं एक बार कि ये रहा, देखो अपने बीज। इस बीज में जो है ना 3 संरचनाएं देखने को मिलती है। अपन बीज की संरचना पढ़ रहे, इसमें 3 चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले अपने जो बाहरी आवरण होता है, ये जो बाहरी आवरण होता है जो कि अपने इस गुलाबी पट्टी में, इसको बोलते हैं बीज चोल। क्या बोलते हैं? बीज चोल। यानी कि जो बीज के बाहर जो भी बाहरी आवरण पाया जाता है उसी को बोलते हैं बीज चोल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि अपने पास जो सेकंड नंबर की बात है कि जो अपने पीले रंग में जो बीच वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं अपन भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष। और एक होता है अंदर ही अंदर जो कि काले रंग का दिखाई दे रहा है, ये अंदर ही अंदर वाला जो भाग होता है बीज में उसको बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि जो अपने बीज जो है ना, इस बीज में 3 प्रकार की संरचना या 3 प्रकार के भाग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है बीज चोल, दूसरा होता है अपने पास डियर स्टूडेंट भ्रूण पोष, तीसरा होता है अपने पास भ्रूण होता है। अब देखो इनके क्या क्या कार्य है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो बीज चोल होता है ना, ये बीज चोल जो है ना बीज को जो है ना बाह्य आघातों से बचाता है। क्या करता है? जो बाह्य आघातें होती हैं उन आघातों से यानी रक्षा करता है अपने भ्रूण और भ्रूण पोष की। कौन करता है? बीज चोल करता है। फिर बात करते हैं भ्रूण पोष। भ्रूण पोष का काम क्या होता है? तो जो भ्रूण पोष होता है इसका कार्य होता है कि अपने जो बीज होते हैं या जो भ्रूण होता है उस भ्रूण को क्या करना? पोषण प्रदान करना। क्या करना? जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करना। किसका कार्य होता है? भ्रूण पोष का। फिर बात करते हैं अपने पास जो भ्रूण बचा साहब, इसका क्या कार्य है? तो इस भ्रूण की बात करता हूं तो इसका कार्य होता है नए पौधे तैयार करना या नई संतति निर्माण। क्या होता है? नई संतति निर्माण। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या, देखो भ्रूण किस किस का निर्माण करता है। तो भ्रूण ही एक ऐसा है जो अपने पास जड़ और तने का निर्माण करता है। भ्रूण किस किस का निर्माण करता है? तो देखो भ्रूण की बात करता हूं तो जो भ्रूण है ना अपने पास भ्रूण 2 चीजों का निर्माण करता है। एक तो निर्माण करता है जड़ का और एक निर्माण करता है तने का। यदि मैं बात करता हूं अपन जो जड़ है, इस जड़ को क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। या इसी को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। ये जो जड़ होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। और इसी जड़ को अपन क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं। जबकि अपन जो तना होता है इस तने को क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल बोलते हैं या इसी को बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं? प्रांकुर बोलते हैं। और यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले बीज में से कौन सा भाग बाहर आता है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले बीज में से जो जड़ वाला भाग होता है, जो रेडिकल वाला भाग होता है, ये सबसे पहले बाहर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पढ़ते हैं इसमें क्या है कि जो है ना अपने बीज होता है, इस बीज में देखो अलग अलग जो है भाग दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर वाला होता है जिसको बोलते हैं बीज चोल या बीज आवरण। दूसरा होता है भ्रूण पोष जो कि बीच में होता है, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा होता है अपने पास भ्रूण। भ्रूण क्या काम करता है? अपने जड़ और तने का निर्माण करता है, यानी नई संतति का क्या करता है? निर्माण करता है। और अपने पास बीज चोल जो है ना भ्रूण और भ्रूण पोष को जो है ना अपने पास क्या करता है? इनको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर बात करते हैं भ्रूण पोष जो है ना अपने भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जबकि भ्रूण क्या करता है? नई संतति का निर्माण करता है। अब इसमें एक बार देखो आप लोग कि जो है ना ये 3 चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले अपने पास कौन सी? बीज चोल। कौन सी है? बीज चोल। दूसरी अपने पास कौन सी? भ्रूण पोष। तीसरी अपने पास भ्रूण। ये जो बाहर और अंदर वाले अपन जानते हैं हमेशा जो है ना कौन पसता है? बीच वाला पसता है। यानी बाहर और अंदर वाले तो क्या होते हैं? सही होते हैं। यानी कि अपन जानते हैं सबसे ज्यादा आघात किसको आएगी? बाहर वाले पार्ट को। किसको आएगी? बाहर वाले पार्ट को। तो बाहर वाले पार्ट में जो गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी होती है? 2n होती है। तो अपन बाहर वाले और अंदर वाले को क्या रखेंगे? समान रखेंगे। इसलिए बाहर वाले और अंदर वाले के जो गुणसूत्र की संख्या होगी कितनी होगी? 2n होगी। जबकि मैं बात करता हूँ जो भ्रूण पोष होता है ये बीच में होता है, इसलिए इसको कोई ज्यादा हानि नहीं पहुंचती है। इसलिए अपन ट्रिक ये एक प्रकार से याद रखने का तरीका है, ऐसा कोई होता नहीं है लेकिन याद रखने का तरीका है कि जो ना बाहर और अंदर वाले में तो कितने पाए जाते हैं? 2n पाए जाते हैं, जबकि बीच वाले में कितने पाए जाते हैं? 3n पाए जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी यही बात है कि जो है ना अपने पास बीज चोल जो है ना भ्रूण और भ्रूण पोष को सुरक्षा प्रदान करता है, भ्रूण पोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और भ्रूण नई संतति का निर्माण करता है। भ्रूण और भ्रूण पोष तो 2n होता है, जबकि भ्रूण और बीज चोल तो अपने 2n होता है और भ्रूण पोष जो है 3n होता है। ये अपने जो सर्वाधिक प्रोटीन होता है ना किस में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है ना वो अपने किस में पाई जाती है? बीज चोल में पाई जाती है। आगे बात करते हैं अपन डियर स्टूडेंट, ये अपने पास जो 2 प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, एक तो होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल। यानी सर्वप्रथम जो अपने भ्रूण है उससे किसका निर्माण होता है? जड़ का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं किसका निर्माण होता है? तने का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं अपने,
देखो अब अपन किसी भी खेत में अपन बीज की बुआई कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है और किस प्रकार से जो है ना बीज का अंकुरण होता है, तो अपन पूरी प्रक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि बीज होता है ना, उस बीज की मृदा में बुआई करते हैं। क्या करते हैं? मृदा में बुआई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मृदा में बुआई करेंगे तो नमी के संपर्क में अपना बीज आएगा, और जैसे ही नमी के संपर्क में आएगा तो बीज जो है ना अंतः चूषण की क्रिया के द्वारा या इम्बाइबेशन की क्रिया के द्वारा जो है ना जल को अपने अंदर ग्रहण करता है, नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है बीज का आयतन बढ़ता है। क्या होता है? बीज का आयतन बढ़ता है और बीज फूलने लगता है। और जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा तो जो बीज के बाहर के आवरण में जो एलुरॉन परत पाई जाती है, तो बीज चोल क्या होगा, बीज चोल जिससे फट जाएगा और जो बीज चोल में पाई जाने वाली जो एलुरॉन परत होती है वो भी टूट जाती है, और उससे किसका निर्माण होता है, तो G3 निकलता है जो कि अपने बीज में पाए जाते हैं। और ये G3 क्या करता है, जो कि एलुरॉन परत में पाया जाता है, और ये G3 जो है ना अपने बीज में जो है ना एक तो काम करता है सुषुप्तावस्था को तोड़ता है, और अल्फा एमाइलेज एंजाइम का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक तो सुषुप्तावस्था को तोड़ता है और अल्फा एमाइलेज एंजाइम का क्या करता है, निर्माण करता है। फिर क्या होता है कि अपने पास जो G3 तो क्या करता है, सुषुप्तावस्था तोड़ता है। यदि मान लो कोई बीज में सुषुप्तावस्था है तो वो तोड़ देता है। और जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम है ये क्या काम करता है, तो ये जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम है इसकी बात करता हूं, तो ये जो है ना अपने स्टार्च होता है ना, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और स्टार को माल्टोज में बदलता है। और फिर माल्टोज जो है ना ये क्या होते हैं, अंकुरित होती है। यानी अंकुरित बीजों की शर्करा किसको कहते हैं? माल्टोज को कहते हैं। यानी माल्टोज के बाद जो है ना क्या होता है, बीज का अंकुरण होता है। तो अपन बात करते हैं जो माल्टोज है, माल्टोज को क्या बोलते हैं? अंकुरित बीजों की शर्करा बोलते हैं। और माल्टोज को कौन बदलता है? स्टार्च से। तो स्टार्च से जो है ना माल्टोज को कन्वर्ट करने का काम करता है अल्फा एमाइलेज एंजाइम करता है। और मैं बात करता हूं तो अंकुरित बीज जो होता है, जैसे बीज का अंकुरण होगा तो बीज से नया पौधा निकलेगा। सबसे पहले जड़ का निर्माण होगा, उसके बाद किसका निर्माण होगा? तने का निर्माण होगा। फिर बात करता हूं अंकुरित बीजों में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है। कि जो अंकुरित बीज होते हैं, जर्मिनेटेड सीड होते हैं, उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। और सुषुप्तावस्था तोड़ने का काम कौन करता है? तो सबसे पहले G3 करता है। कौन करता है? G3 करता है। यदि G3 ऑप्शन में नहीं देखने को मिले इसको बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड। यदि G3 ऑप्शन में नहीं देखने को मिले, जिब्रेलिक एसिड ऑप्शन में नहीं मिले, तो आपको फिर लगाना है साइटोकाइनिन। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? अपने को जिब्रेलिक एसिड को देनी है। आगे बात करते हैं कि उत्तम बीज की बात करते हैं। उत्तम बीज की बात करते हैं तो उत्तम बीज जो है ना स्थानीय किस्मों के मुकाबले जो है ना 10 से 15% अधिक उपज देते हैं। कि अपने जो उत्तम बीज होते हैं ना वो क्या होता है, स्थानीय जो किस्में होती है, लोकल जो वैरायटी होती है उनकी अपेक्षा 10 से 15% ज्यादा उपज देते हैं। और देश में जो उन्नत बीज जो है ना वो किसानों को ओनली 12% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 12% किसानों को जो है ना उन्नत बीज मिल रहा है। इसके अलावा बीज उत्पादन का कार्यक्रम में जो है ना देखो बीज उत्पादन कर रहे हैं अपन, वैसे तो अपन जो बीज दर लेते हैं ना, यदि अपन बीज उत्पादन का कार्यक्रम करें, ओनली अपन को बीज उत्पादन करना है, तो उसके लिए अपन जो है ना सामान्य बीज दर से जो है ना 20% बीज दर कम ली जाती है। क्या ली जाती है? कम ली जाती है। लेकिन अपन जो बुआई करते हैं या फिर अपन जैसे मान लो कभी लेट बुआई करते हैं, किसी मान लो शुष्क एरिया में अपन बुआई करते हैं, तो वहाँ पे जो है ना अपने लगभग 10 से 15% या 20% के आसपास जो है ना ज़्यादा बीज दर ली जाती है। जबकि अपने पास बीज उत्पादन करना है तो उसके लिए अपन को जो है ना सामान्य से 20% जो है ना बीज दर कम ली जाती है। मैं बात करता हूं आगे। देखो कि अपने अंकुरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक है जो अपने अंकुरण को प्रभावित करते हैं, जो कि बीज में अंकुरण होने से रोकते हैं या किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नमी की, नमी या जल की बात करते हैं। तो अंकुरण के लिए मुख्य कारक जो होता है कौन सा होता है? नमी होता है। फिर बात करते हैं तापमान के लेके, कि जो तापमान भी है कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ऑक्सीजन भी जो है ना अपने अंकुरण को प्रभावित करता है। मृदा भी प्रभावित करती है कि किस प्रकार की मृदा है। यदि बलुई दोमट या दोमट मृदा होती है तो उसमें अंकुरण अच्छा होता है। जबकि मान लो कोई लवणीय मृदा है या फिर ऐसी मृदा है जहाँ पे जल ज्यादा भरा रहता है, या फिर अम्लीय मृदा है, सारी मृदा है, वहाँ पे जो है ना बीज का अच्छे से अंकुरण नहीं हो पाता है। अपने फसल भी प्रभावित करती है अंकुरण को, कि कौन सी फसल है। यदि मान लो अपने पास जैसे मान लो सरसों है, उसका जो है ना अपने अंकुरण ज्यादा जल्दी होता है। इसके अलावा कुछ और फसलें जैसे मान लो गेहूं है, उसका थोड़ा सा लेट होता है। ऐसे इस प्रकार से याद रखना है कि फसल भी प्रभावित करती है कि कितने दिनों में अंकुरण होना है। आगे बात करते हैं कि अंकुरण के लिए जो नमी की आवश्यकता होती है कितनी होती है? 40 से 60% नमी आवश्यक होती है। बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आपको ऑप्शन में आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि अंकुरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा नहीं है? प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती बीजों को अंकुरण के लिए। नमी की भी आवश्यकता होती है, जल की भी होती है, इसके अलावा तापमान की होती है, ऑक्सीजन की, मृदा की और फसल की आवश्यकता तो होती है। लेकिन ये सारे कारक जो है ना अपने अंकुरण को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन कौन सा नहीं करता है? प्रकाश नहीं करता है। इसलिए आपको याद रखना है कौन सा प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? प्रकाश नहीं है। लेकिन अपवाद हर जगह चलते हैं, तो इसमें भी अपवाद याद रखना है कि एकमात्र अपवाद है जो है तंबाकू के बीज का जो अंकुरण होता है वो लाल प्रकाश की उपस्थिति में अधिक होता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अपन ने पढ़ लिया सुषुप्तावस्था कौन सा तोड़ता है? G3 यानी जिब्रेलिक एसिड, उसके बाद साइटोकाइनिन। और सुषुप्तावस्था उत्पन्न कौन सा करता है? तो ABA करता है। कौन सा करता है? ABA सुषुप्तावस्था उत्पन्न करता है, इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। इसीलिए अपन ABA को जो ना सुषुप्तावस्था उत्पन्न करता है, जबकि G3 तोड़ता है, इसलिए अपन ABA को क्या बोलते हैं? एंटी जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी जिब्रेलिन बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि जो ना अलग अलग फसलों का अंकुरण अलग अलग होता है। तो अपन बात करते हैं, देखो अंकुरण परसेंट की बात करें, देखो
देखो डियर स्टूडेंट, अपन अंकुरण को लेके बात करें तो अंकुरण के बाद लेके बात करें तो किन किन फसलों का कितना अंकुरण होता है तो उसको बाद में देखेंगे। थोड़ा सा अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो उस सूत्र की ओर अपन बात कर लेते हैं। तो यदि आपको अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करना है किसी फसल या किसी बीज का, तो कैसे ज्ञात करना है कि सबसे पहले तो अपन कह लेते हैं टोटल बीज बोए हैं, यानी कितने बीज बोए हैं आपको, तो उसकी मात्रा, और उनमें से कितने बीज अंकुरित हुए उनकी मात्रा, उनको ऊपर रखना है, यानी कि अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बीजों की संख्या इंटू 100 करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, अंकुरण प्रतिशत मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि बेसिक यदि मैं बात करता हूं तो जो मसाले वाली फसलें होती हैं उनमें बीजों का भंडारण कितनी नमी पर करना चाहिए। तो जो मसाले वाली फसलें होती हैं उनमें जो अपने भंडारण होता है वो 6 से 8% नमी पर किया जाता है। कितनी नमी पर? 6 से 8% नमी पर। तिलहनी में भी अपने 6 से 8 नमी पर किया जाता है। दलहनी फसलों का जो भंडारण है वो अपने पास 8 से 10% नमी पर किया जाता है, जबकि अपने अनाज वाली फसलों का भंडारण 10 से 12% नमी पर किया जाता है। और आपको याद रखना है कि ये जो नोट्स है ना, ये मतलब 2-3 प्रकार के नोट्सों से तैयार किए गए हैं और एकदम मतलब अच्छा मटेरियल और काफी ऑथेंटिक कंटेंट है इसमें। तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन अंकुरण परसेंट के लेके बात कर लेते हैं कि अलग अलग फसलों का जो अंकुरण प्रतिशत है वो अलग अलग होता है, तो उसके अपन बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं मक्का का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, तो सर्वाधिक जो अंकुरण प्रतिशत होता है वो किसका होता है? मक्का का होता है। कितना होता है? 90 to 95% होता है। गेहूं का और जौ का जो अंकुरण प्रतिशत होता है वो होता है 85% यानी 85%। धान का जो अपने अंकुरण प्रतिशत होता है वो होता है 80% होता है। सोयाबीन का अपने पास 7 से सोयाबीन 7 से 70%। कितना होता है? 7 से सोयाबीन 70%। इसके अलावा जो मूंग है, बाजरा है, इसके अलावा जितनी भी आप मान के चलो दलहनी फसलें हैं, उन दलहनी का कितना होता है? 75%। लेकिन एक अपवाद याद रखना है थोड़ा सा सोयाबीन का, ये इसमें 70% होता है क्योंकि ये दलहनी भी और तिलहनी भी है। सबसे कम यदि मैं बात करता हूं अंकुरण प्रतिशत किसका होता है, तो भिंडी और कपास का होता है। किसका होता है? भिंडी और कपास का होता है। और भिंडी और कपास का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, तो आपको याद रखना है कितना होता है? 60 से 65% होता है। और यदि इनमें से भी दोनों में से सबसे कम पूछे तो किसका हो जाएगा अपने पास? कपास का। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि सर्वाधिक अंकुरण की बात करते हैं। देखो इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है ना। सर्वाधिक अंकुरण की बात करता हूं, किसका होता है? मक्का का होता है। किसका होता है? मक्का का होता है। न्यूनतम अंकुरण किसका होता है? कपास का होता है। किसका होता है? कपास का होता है। और दोनों आ जाए तो दोनों लगाना है, भिंडी और कपास, और दोनों में से एक देखने को मिले या फिर दोनों ही देखने को मिले अलग अलग ऑप्शन में, तो आपको कपास लगाना है। आगे बात करते हैं कि जो बीजों का भंडारण 5% से कम नमी पर नहीं करना चाहिए, है ना, 5% से कम नमी पर नहीं करना चाहिए। लेकिन कितने नमी पर करना चाहिए? तो 10% से कम नमी पर अपने बीजों का भंडारण किया जाता है, 5% से कम नमी पर नहीं करना चाहिए। कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनमें 10% से कम नमी होती है, फिर भी नुकसान हो जाता है, उसमें अटैक हो जाता है। तो एक कीट है अपने खपरा बीटल। इस कीट का जो है ना अनाज वाली फसलों में 10% से कम यदि अपन नमी रखते हैं फिर भी क्या हो जाता है? इसका अटैक हो जाता है। सबसे जल्दी खराब होने वाला बीज कौन सा है, तो आपको याद रखना है चना है। कौन सा है? चना का बीज जो है ना सबसे जल्दी खराब होता है। आगे बात करते हैं अंकुरण को अपन बात करते हैं, तो अंकुरण में पढ़ रहे हैं तो अंकुरण की बात करते हैं तो अंकुरण 2 प्रकार का होता है। अंकुरण की टाइप की बात करते हैं तो अंकुरण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अपने पास इपीजियल अंकुरण और एक होता है कौन सा डियर स्टूडेंट? हाइपोजियल अंकुरण। कौन सा होता है? देखो एक तो होता है अपने पास कौन सा? इपीजियल अंकुरण, ये रहा इपीजियल अंकुरण, और एक होता है अपने पास हाइपोजियल अंकुरण। इपीजियल और हाइपोजियल क्या होता है? तो यदि मान लो जब बीज का अंकुरण होता है और बीज पत्र भूमि की सतह के ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं इपीजियल अंकुरण, और यदि बीज पत्र भूमि की सतह के अंदर ही रहता है उसको बोलते हैं हाइपोजियल अंकुरण। इपीजियल में क्या होता है? अंकुरण के समय बीज पत्र मृदा से बाहर आता है, जबकि अंकुरण के समय जो है ना हाइपोजियल में क्या होता है? पत्तियां बाहर आती हैं, जो है ना बीज पत्र बाहर नहीं आता है। और जो है इसमें सबसे पहले जो है ना बीज पत्र बाहर आते हैं इपीजियल में। जितनी भी खरीफ वाली दलहनी होती है वो सब किस में आती है? इपीजियल में आती है। जबकि जितनी भी रबी की दलहनी होती है वो सब किस में आती है? हाइपोजियल में आती है। लेकिन अपवाद यहाँ पर भी है, जितने भी अपने खरीफ की दलहनी वो किस में आती है? इपीजियल में। लेकिन एक अपने खरीफ की दलहनी है जिसका नाम है अरहर। अरहर जो है ना खरीफ की है, लेकिन इसमें अंकुरण कौन सा पाया जाता है? हाइपोजियल। और आगे बात करते हैं अपन कि जितनी भी रबी की दलहनी होती है किसमें आती है? हाइपोजियल में। लेकिन एक अपवाद है जो कि किसकी है? अपने रबी की दलहनी है जिसका नाम है राजमा, और इसमें पाया जाता है इपीजियल अंकुरण। आगे बात करते हैं जितनी भी खाद्यान्न फसलें अपन बात करते हैं जितनी भी खाद्यान्न फसलें जो कि पोएसी या ग्रेमिनी कुल में आती है वो सभी में कौन सा अंकुरण पाया जाता है? हाइपोजियल अंकुरण। और जितनी भी एक बीजपत्री जो अपने फसलें होती है उनमें भी कौन सा पाया जाता है? हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। फिर बात करते हैं अपने पास कि जितनी भी तिलहनी फसलें होती हैं उसमें कौन सा पाया जाता है अंकुरण, तो अपने पास पाया जाता है इपीजियल पाया जाता है। और उल्टा आपको एक चीज एक और याद रखना है कि अपने एक चीज उल्टा होता है इनमें कि इपीजियल अंकुरण में तो सर्वप्रथम जो पौधे का हाइपोकोटाइल भाग बाहर आता है, कि इपीजियल अंकुरण में तो कौन सा भाग बाहर आता है? सर्वप्रथम हाइपोकोटाइल, जबकि हाइपोजियल अंकुरण में कौन सा आता है? तो इपिकोटाइल आता है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, उल्टा होता है दोनों में। आगे बात करते हैं बीजों में जो भी अशुद्धताएं पाई जाती हैं या जो भी भौतिक अशुद्धताएं पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? डोकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोकेज बोलते हैं। मैं बात करता हूं यदि बीजों की शुद्धता परसेंट ज्ञात करने का सूत्र पूछे तो शुद्धता परसेंट कैसे ज्ञात करना है? देखो
यदि आपसे पूछ ले कि बीजों की शुद्धता परसेंट कैसे ज्ञात करना है, तो शुद्धता परसेंट ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है कि सूत्र होता है इसका शुद्ध बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार, शुद्ध बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार इंटू कर देना है आपको कितना 100 कर देना है, तो उससे किसका अपने मापन हो जाएगा शुद्धता परसेंट का। फिर बात करते हैं, आपसे पूछ ले कि अशुद्धता परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं, तो अशुद्धता परसेंट ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है कि अशुद्ध बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार इंटू 100 करना है। ठीक है, अशुद्ध बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार इंटू 100 करना है। और जो अशुद्धता परसेंट होती है, बीजों में जो अशुद्धता पाई जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं डी स्टूडेंट, उसी को बोलते हैं अपन डोकेज। क्या बोलते हैं? डोकेज बोलते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो अब कि बीजों में उपस्थित भौतिक अशुद्धियों को अपन क्या बोलते हैं? डोकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोकेज बोलते हैं। और बीजों में अशुद्धियां या खरपतवार के बीज में जो ना, देखो बीजों में जो अशुद्धता पाई जाती है या जो खरपतवार के बीज पाई जाती है वो 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीजों की शुद्धता परसेंट ज्ञात करने का सूत्र है शुद्ध बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार इंटू 100। उत्तम बीज क्या होता है? देखो ऐसा बीज कि जिसमें आनुवंशिक शुद्धता जो है ना 99% से अधिक हो और जिसमें भौतिक शुद्धता 98% से अधिक हो, उसको बोलते हैं उत्तम बीज। आगे बात करते हैं वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य की बात करता हूं तो वास्तविक मूल्य कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं? क्या होता है कि यदि मान लो किसी बीज का अंकुरण प्रतिशत और भौतिक शुद्धता या शुद्धता प्रतिशत को अपन गुणा कर देते हैं और उसमें 100 का भाग दे लेते हैं, तो उससे अपने किसका माना जाता है? वास्तविक मूल्य या रियल वैल्यू का माना जाता है। तो बात करते हैं जो वास्तविक मूल्य, इसका सूत्र क्या होता है कि अंकुरण प्रतिशत इंटू भौतिक शुद्धता या शुद्धता प्रतिशत बटा कितना करना है? 100 करना है। तो उससे अपना किसका मान हो जाएगा? वास्तविक मूल्य का। अपन बात करते हैं जो बीजों में उत्तम बीज होता है, उस उत्तम बीज में जो अपने रियल वैल्यू है या वास्तविक मूल्य, इसका मान कितना होना चाहिए? तो याद रखना है हमेशा उत्तम बीज में जो रियल वैल्यू है इसका मान होता है 75% से अधिक। कितना होता है? 75% से अधिक होता है। पौधों की संख्या ज्ञात करनी है यदि आपको, तो आपको कैसे करना है? तो बेसिक अपन जानते हैं कि अपना जो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है एक हेक्टेयर के लिए, यदि बात करता हूं तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, उसमें अपन R/P यानी अपने पौध अंतराल का क्या देते हैं? भाग देते हैं। आगे बात करते हैं, दो चीजें अपने बीज में आती हैं। एक तो आती है टेस्ट वेट जिसको बोलते हैं परीक्षण भार, एक आती है सीड इंडेक्स जिसको बोलते हैं बीज सूचकांक। क्या होता है? बीज सूचकांक। यदि अपन 100 दानों का वजन मापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जो वजन सामने आता है 100 दानों का, उसको बोलते हैं सीड इंडेक्स। जबकि यदि अपन 1,000 दानों का वजन मापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट बोलते हैं या परीक्षण भार बोलते हैं। अब अगर यदि अपने क्वेश्चन में मान लो परीक्षण भार दे रखा है और अपन को बोल रखा है कि अपने क्या ज्ञात करो? बीज दर ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करना है? तो देखो अपने कई जगह आप पढ़ते हो तो वहाँ पे काफी लंबा चौड़ा सूत्र देखने को मिलता है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे काफी शॉर्ट में जो है सूत्र दिया गया है, जो कि मैंने काफी अच्छे तरीके से मतलब मॉडिफाई करके काफी शॉर्ट में जो है ये सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं इस सूत्र में क्या है कि यदि आपके मान लो टेस्ट वेट दे रखा है और टेस्ट वेट से यदि अपन को जो है ना बीज दर ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करनी है? इसको आप लिख लेना है दोनों सूत्रों को। यदि मान लो टेस्ट वेट दे रखा है और बीज दर ज्ञात करनी है तो क्या करना है कि टेस्ट वेट तो लेना ही लेना है, उसके साथ साथ क्या करना है? 100 से गुणा करता है। कि अपन जानते हैं टेस्ट वेट का भार तो कितना होता है? 1,000 दानों का वजन, और सीड इंडेक्स में कितना होता है? 100 दानों का वजन। तो आपको इनमें उल्टा लेना है। यदि मान लो टेस्ट वेट दे रखा हो तो आपको 100 दानों लेने हैं, यानी TW इंटू 100 लेना है। कितना लेना है? टेस्ट वेट इंटू 100 लेना है, यानी उल्टा लेना है। और यदि आपकी सीड इंडेक्स दे रखा हो साथ में, उसके साथ 1000 लेने हैं। ठीक है, फिर नीचे क्या रखना है? दोनों में हमेशा R/P रखनी है इंटू GP। GP का मतलब होता है जर्मिनेशन परसेंट प्योरिटी या परसेंट की बात कर लेते हैं, यानी आनुवंशिक शुद्धता, और एक होती है भौतिक शुद्धता यानी फिजिकल प्योरिटी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है कि दोनों सूत्रों में हमेशा नीचे R/P इंटू आनुवंशिक शुद्धता इंटू भौतिक शुद्धता होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और R/P भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। और ऊपर याद रखना है कि टेस्ट वेट यदि दे रखा हो तो उसके साथ तो उल्टा करना है, 100 लिखना है, और यदि सीड इंडेक्स दे रखा हो तो उसके साथ जो है ना टेस्ट वेट का 1,000 लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन इस सूत्र से जो है ना आप आसानी से जो है ना अपने बीज दर ज्ञात कर सकते हो टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स के माध्यम से। आगे बात करते हैं अपन, एक और चीज देखने को मिलती है अपने पास इस टॉपिक में, जिसका नाम होता है कटाई सूचकांक। क्या होता है? कटाई सूचकांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। देखो क्या होता है ये कि जो है ना अपने बीज, यदि मान लो कोई फसल की बुआई कर दी, उस बुआई के बाद जो है ना अपने किस प्रकार से जो है ना कितनी उपज मिली और कितना अपन को चारा मिला, उसका जो अपन निकालते हैं उसको बोलते हैं कटाई सूचकांक। उसका जो औसत निकालते हैं, उसकी मात्रा निकालते हैं, उसको बोलते हैं कटाई सूचकांक। ठीक है, तो याद रखना है कटाई सूचकांक या HI के यानी हार्वेस्टिंग इंडेक्स के जो जनक होते हैं या खोजकर्ता होते हैं, कौन होते हैं? इसके खोजकर्ता आपको याद रखना है डोनाल्ड होते हैं। कौन होता है? डोनाल्ड होते हैं। और सर्वाधिक जो कटाई सूचकांक होता है कौन सी फसलों में होता है? चारे वाली फसलों में, क्योंकि अपन जाते हैं सर्वाधिक कटाई किसकी करें तो वो चारे वाली फसलों में करते हैं, इसलिए अपन सर्वाधिक जो कटाई सूचकांक होती है किसकी होती है? चारे वाली फसलों की। और चारे वाली फसलों की कटाई सूचकांक कितनी होती है? 100% होती है। सबसे कम जो कटाई सूचकांक होती है किसकी होती है? दलहनी फसलों की होती है, और कितनी होती है? 20 से 30% होती है। लेकिन यदि आपसे कि सबसे कम जो है किसकी होती है कटाई सूचकांक? दलहनी की होती है। और दलहनी में भी सबसे कम किसकी होती है? तो अरहर में होती है। किसमें होती है? अरहर में होती है। और अपन जानते हैं अरहर खरीफ की दलहनी है। किसकी दलहनी है? खरीफ की दलहनी है। और इसमें हाइपोजियल अंकुरण पाए जाते हैं। और इसमें जो कटाई सूचकांक का मान होता है 19%। कितना होता है? 19%। आगे बात करते हैं दलहनी फसलों में जो कटाई सूचकांक होता है उसका कितना होता है? 20 से 30%। तिलहनी में पूछे तो 30 से तिलहनी और 30 से 40%। खाद्यान्न फसलों में जो अपने कटाई सूचकांक का मान पूछे तो कितना हो जाएगा? 40 से 50%। और आलू का यदि अपने कटाई सूचकांक का मान पूछे तो 82% होता है।
आगे बात करते हैं कटाई सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। तो देखो अपने पास सूत्र की बात करता हूं कटाई सूचकांक ज्ञात करने का। ये होता है कि आर्थिक उपज बटा जैविक उपज। अब आर्थिक उपज का मतलब क्या होता है, जिससे अपन को पैसा मिले, आर्थिक व्यवस्था अपनी ठीक हो, उसको बोलते हैं आर्थिक उपज। और इसमें आते हैं अपने दाना, यानी कि यदि अपन किसी फसल की बुआई करते हैं तो उसमें दाने का जो है ना अपने बेच के जो है ना उससे अपने आर्थिक जो है ना बढ़ोतरी होती है, और इसलिए अपन आर्थिक उपज में किसको रखते हैं, दाने को रखते हैं। जबकि जैविक उपज में दाना और भूसा दोनों आते हैं। तो यदि आपको हार्वेस्टिंग इंडेक्स ज्ञात करना हो तो आर्थिक उपज यानी कि दाना बटा नीचे लिखना है जैविक उपज यानी कि दाना प्लस भूसा, इनको जोड़ना है, इंटू करना है 100। उससे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। इस सेशन में अपन जो है ना क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो जो सेशन जो है ना अपना काफी लंबा जाएगा, तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि सेलिंग परसेंट ज्ञात करनी है। सेलिंग परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, तो सेलिंग परसेंट ज्ञात करने का सूत्र है दाने की उपज बटा भुट्टा या मूंगफली का वजन कितना है टोटल, इंटू करना है 100। तो क्या आ जाएगा अपने पास, सेलिंग प्रतिशत। अब एक और चीज देखने को मिलती है कि अपने पास कुछ परीक्षण करते हैं जो कि अपने आनुवंशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए करते हैं, जिसका नाम है इसका नाम कहते हैं ग्रो आउट टेस्ट। क्या नाम होता है, ग्रो आउट टेस्ट, यानी कि उगाकर देखने का परीक्षण। इसमें क्या करते हैं, जीओटी परीक्षण में अपन जो बीज हैं उनको बीज को क्या करते हैं, उगाकर देखते हैं। उससे अपन को पता चल जाता है कि इसके आनुवंशिक गुण कैसे हैं और आनुवंशिक शुद्धता क्या होता है, पता चलता है। आगे बात करते हैं रोगिंग क्या होता है, कि एक फसल की अन्य किस्म या अवांछित किस्म को काटकर कैसे बाहर निकलना। ये जैसे मान लो एक खेत है, उसमें एक ही फसल की, जैसे मान लो गेहूं की दो किस्में हैं, एक तो ये है और एक जैसे मान लो एक सोनालिका है और एक कल्याण सोना, एक तो सोनालिका किस्में और एक लोकवन किस्में। मान लो जैसे गेहूं की 2 किस्में, एक तो है सोनालिका और एक अपने लोकवन। इस लोकवन किस्म की बात करता हूं तो अपने मुख्य किस्में, इसमें यदि मान लो कोई सोनालिका किस्म का पौधा उग जाता है, उसको खेत से उखाड़ कर बाहर फेंकने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं रोगिंग की क्रिया। और ये रोगिंग की क्रिया हमेशा याद रखना है, पुष्पन से पूर्व की जाती है। कब की जाती है, जब फ्लोरिंग हो जाती है उससे पहले ही कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बीज के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला बीज है केंद्रीय बीज। कौन सा है, केंद्रीय बीज। इसको बोलते हैं नाभिकीय बीज। क्या बोलते हैं, केंद्रक बीज को नाभिकीय बीज भी बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस सीड भी बोलते हैं। फिर दूसरा होता है प्रजनक बीज, जिसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। तीसरा होता है आधार बीज, जिसको बोलते हैं अपन फाउंडेशन सीड या मदर सीड। चौथा होता है अपने पास प्रमाणित बीज। यदि मैं बात करता हूं भारत के आधार पर, तो भारत के आधार पर 4 बीज होते हैं। वैसे कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन भारत के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और आपको ओनली 4 ही बीज जो है याद रखना है। कौन कौन सा, सबसे पहला केंद्रक, दूसरा है प्रजनक, तीसरा है आधार, चौथा है अपने पास प्रमाणित। जो अपने आधार बीज होता है उसके बाद कौन सा बनता है, पंजीकृत। थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन अपने जो है ना भारत में कौन सा होता है, ओनली 4 ही बीज होते हैं। कौन कौन सा, केंद्रक, प्रजनक, आधार और प्रमाणित। आगे बात करते हैं केंद्रक बीज में जो है ना किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है, और इसमें केंद्रक बीज में और प्रजनक बीज में जो है ना आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। फिर आगे बात करते हैं जो अपने प्रजनक बीज होता है, इसमें सुनहरा पीला रंग का टैग लगा होता है। आधार बीज में सफेद रंग का टैग होता है, और इसका उत्पादन जो है एनएससी करता है, यानी कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन करता है, जिसकी स्थापना जो है ना 1963 में हुई थी। कब हुई थी, 1963 में हुई थी। आगे बात करते हैं पंजीकृत जो बीज होता है, इस पंजीकृत की बीज की बात करता हूं तो इसमें बैगनी रंग होता है और भारत में उत्पादित नहीं होता है। नेक्स्ट बीज अपने पास प्रमाणित बीज, इसका रंग नीला होता है और सबसे कम इसमें आनुवंशिक शुद्धता होती है, और यही बीज किसानों को क्या होता है, उपलब्ध होता है, यानी इसका उपयोग कौन करते हैं, किसान करते हैं। आगे बात करते हैं एक उत्तम बीज के गुण होते हैं, कि उत्तम बीज में क्या क्या गुण होने चाहिए। कि पहली बात, कि उत्तम बीज में जो है ना अपने पास आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता 100% होनी चाहिए, या अच्छी खासी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं जो आनुवंशिक उत्तम बीज होता है, उस उत्तम बीज में जो अपने पास रियल वैल्यू यानी वास्तविक मूल्य है वो 75% से अधिक होना चाहिए। उत्तम बीज में रोग कीटों का प्रकोप नहीं होना चाहिए। उत्तम बीज में जो है ना अशुद्धियां, जो भौतिक अशुद्धियां या जो खरपतवार के बीज है वो 0.1% से कम होने चाहिए। संकर बीजों का जो है ना हमेशा केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। जितनी भी संकर वैरायटी होती है उनका केवल एक बार ही प्रयोग किया जाता है। और जबकि संकुल जो अपने बीज होते हैं उसका 5 से 6 वर्ष तक यूज करते हैं। क्या करते हैं, 5 से 6 वर्ष तक यूज करते हैं। अब संकुल बीज क्या होता है, ऐसा बीज जिसमें 10 या मतलब एक ही फसल की 10 या उससे ज्यादा किस्मों को मिलाकर जो बीज तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं संकुल बीज, और इसमें 5 से 6 वर्ष तक जो है इसका यूज कर सकते हैं। जबकि संकर बीज का केवल एक बार यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं गन्ने में जो रेटोनिंग की क्रिया है वो केवल एक ही बार करनी चाहिए। कितनी बार करनी चाहिए, एक ही बार करनी चाहिए। आगे बात करते हैं सुषुप्तावस्था को लेकर। सुषुप्तावस्था को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंसी। क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। और सुषुप्तावस्था की यदि मैं बात करता हूं तो उपयुक्त क्या होता है सुषुप्तावस्था का मतलब कि उपयुक्त वातावरण होते हुए भी, यानी वातावरण अनुकूल है बीज के उगने के लिए, फिर भी जो है ना बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, सुषुप्तावस्था बोलते हैं। और सुषुप्तावस्था बेसिकली 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो प्राथमिक, एक है द्वितीयक, और एक है अपने कौन सी, एक तो होते हैं प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक, और एक होते हैं बलकृत। कौन सी होती है, बलकृत। प्राथमिक को अपन बोलते हैं जन्मजात। क्या बोलते हैं, जन्मजात। द्वितीय को अपन बोलते हैं प्रेरित बोलते हैं, और अपने जो बलकृत होती है इसको बलकृति बोलते हैं। देखो ये अपने सबसे पहली जो सुषुप्तावस्था होती है वो है इन्नेट को बोलते हैं अपन प्राथमिक या जन्मजात सुषुप्तावस्था। दूसरी होती है इंड्यूस या द्वितीयक या प्रेरित सुषुप्तावस्था। तीसरी होती है एनफोर्स्ड या बलकृत सुषुप्तावस्था। क्या होती है इसके बारे में देखते हैं कि इन्नेट यानी जन्मजात सुषुप्तावस्था ऐसी सुषुप्तावस्था जो जन्म से यानी बीज में होती है और आनुवंशिक कारणों के कारण जो है ना बीज में सुषुप्तावस्था पाई जाती है। इसमें एग्जाम्पल है जैसे मान लो बीज का अपरिपक्व होना, बीजावरण का जो है ना कठोर होना, ये सब। आगे बात करते हैं द्वितीयक में, उसको बोलते हैं प्रेरित सुषुप्तावस्था। ऐसी सुषुप्तावस्था जो पौधे में जो है ना विभिन्न प्रकार के रसायनों के कारण, विभिन्न प्रकार के रसायन बनने के कारण जो सुषुप्तावस्था पाई जाती है उसको बोलते हैं प्रेरित सुषुप्तावस्था। और अपन जानते हैं कि जो है ना अपने शुष्क क्षेत्रों में एबीए हार्मोन की अधिकता हो जाती है, उसके कारण क्या हो जाता है, सुषुप्तावस्था पाई जाती है। कौन सी, द्वितीयक या प्रेरित सुषुप्तावस्था।
नेक्स्ट है नंबर थर्ड बल्ककृत सुषुप्तावस्था। इसमें क्या होता है, बीज को अपन जरा गहराई पे बुआई कर देते हैं ना, तो उससे कौन सी सुषुप्तावस्था हो जाती है, बल्ककृत सुषुप्तावस्था। और जितने भी खरपतवार के बीज है उसमें कौन सी सुषुप्तावस्था पाई जाती है, तो बल्ककृत सुषुप्तावस्था ही पाई जाती है। लेकिन आपको याद रखना है कि अपने जो खरपतवार में कौन सी पाई जाती है, बल्ककृत पाई जाती है। और खरपतवार जो है सिप और प्रकृति के पादप होते हैं। जंगली जय एक ऐसा खरपतवार है जिसमें तीनों ही प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है। जंगली जय में अपने इनेट भी पाई जाती है, इंड्यूस भी पाई जाती है और इनफोर्स्ड भी पाई जाती है। ये रही जंगली जय में अपने तीनों प्रकार की क्या पाई जाती है, सुषुप्तावस्था पाई जाती है। आगे बात करते हैं बीजोपचार की बात करते हैं। तो बीजोपचार अपन किस प्रकार से करते हैं, तो तीन चीजें हैं बीजोपचार में। एक तो होता है फंजीसाइड, एक होता है इंसेक्टिसाइड और एक होता है कल्चर या इसमें अपन राइजोबियम बेसिकली यूज लेते हैं ज्यादातर। तो याद रखना है FIR अपने इसमें जो है ना क्रम याद रखना है। सबसे पहले फंजीसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से, उसके बाद कल्चर से अपन जो है ना बीज का जो है उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यदि आपको फंजीसाइड का यूज करना है तो उसमें कौन कौन सी फंजीसाइड का यूज लेना है, कवकनाशी का यूज लेना है। तो सबसे पहले थायरम, दूसरे कैप्टान, तीसरे बोवस्ट्रीन, है ना, ये तो 2-3 याद रखना है। फिर बात करते हैं यदि आपको इंसेक्टिसाइड यूज लेना है, कीटनाशी यूज लेना है, तो उसमें आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हो। इसलिए आप मेलाथियन है, डाइमिथोएट है और भी बहुत सारी उनको ले सकते हो। आगे बात करें कल्चर में अपने बेसिकली राइजोबियम कल्चर यूज लिया जाता है ज्यादातर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सुषुप्तावस्था तोड़ने की कौन कौन सी विधियां हैं। सुषुप्तावस्था तोड़ने की अपने पास बहुत सारी विधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है स्केरिफिकेशन। इसको बोलते हैं खुरसना। इसमें क्या होता है कि बीज का जो बाहरी आवरण होता है, बीज होता है कठोर होता है, और जिस वजह से बीज नहीं उग पाता है। इसलिए अपन जो बीज के जो कठोर आवरण होते हैं उसको रगड़कर या घिसकर जो है ना उसको तोड़ लेते हैं, नहीं उसको हल्का कर देते हैं, जिससे जो ना बीज आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, कम या अधिक तापमान देकर अपन जो है ना बीज में सुषुप्तावस्था तोड़ते हैं। एक होता है रसायनिक द्वारा। रसायनों में 3 प्रकार के या 2 प्रकार के रसायन यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहला है पोटेशियम नाइट्रेट और एक होता है थायोयूरिया। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो 1 से 3% काम में लिया जाता है, और इसका उपयोग जो है ना अपन तुरंत सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। और कटाई के बाद जो है ना तुरंत सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का। एक होता है थायोयूरिया, इसका उपयोग अपन 1% में लेते हैं। और आलू है, मूंगफली है और जो अन्य फसलें उनमें अपने बेसिकली आलू में जो है ना ज्यादा यूज लेते हैं, किसका, थायोयूरिया का, सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए। आगे बात करते हैं हार्मोन का भी अपन यूज करते हैं। तो उसमें कौन सा हार्मोन लेते हैं सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए, तो G-A3 लेते हैं, उसके बाद साइटोकाइनिन, उसके बाद इथ्रेल लेते हैं। क्रम का आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं लाल प्रकाश से भी अपन उपचारित कर सकते हैं। और लाल प्रकाश से अपन किस फसल में उपचारित करते हैं बीजों को, तो तंबाकू के बीजों को लाल प्रकाश से उपचारित करते हैं ताकि अच्छा अंकुरण हो सके। आगे बात करते हैं बीजों में जीवन क्षमता ज्ञात करने के कौन कौन से परीक्षण है। तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले अपन एक परीक्षण तो उधर पढ़ लिया जिसको बोलते हैं गोट आउट टेस्ट, यानी उगाकर देखने का परीक्षण। उसके द्वारा अपन जो है ना बीजों की आनुवंशिक, देखो ये जीवन क्षमता पूछ रहा है, अपन ने उधर जो पढ़ा था ना GOT, वो पढ़ा था आनुवंशिक शुद्धता ज्ञात करने का परीक्षण। अपन बात करें जीवन क्षमता ज्ञात करने के परीक्षण में, तो देखो सबसे पहला परीक्षण है TZ या इसको बोलते हैं टेट्राजोलियम परीक्षण। इसी को अपन जो है जैविक परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं इसमें जो रसायन यूज में लेते हैं टेट्राजोलियम क्लोराइड में, वो कौन सा लेते हैं, तो आपको याद रखना है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का में लेते हैं। कौन सा लेते हैं, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड रसायन का उपयोग किसमें किया जाता है, अपने पास TZ परीक्षण में जो है ना बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपने परीक्षण है, उसका नाम है कौन सा, इसमें एक और परीक्षण मिक्स हो गया, उसका नाम है ग्रोडेक्स परीक्षण। कौन सा परीक्षण, ग्रोडेक्स परीक्षण। ग्रोडेक्स परीक्षण की बात करता हूं तो इस ग्रोडेक्स परीक्षण में अपन जो है ना एक रसायन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अपन 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम। इसमें तो लेते हैं अपन TZ में तो क्लोराइड, जबकि उसमें लेते हैं ब्रोमाइड। कौन सा लेते हैं, ब्रोमाइड काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं, ब्रोमाइड। तो अपने पास याद रखना है TZ में तो लेते हैं 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, जबकि ग्रोडेक्स में लेते हैं अपने ब्रोमाइड, ठीक है। आगे बात करते हैं एक होता है केमनोफोर परीक्षण। इसकी बात करते हैं केमनोफोर परीक्षण की, तो इसमें जो है ना बीजों में तुरंत जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, केमनोफोर परीक्षण का। एक होता है इंडोकार्बिन परीक्षण, इसका अपन यूज करते हैं किसमें, बीजों में जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। एक होता है भ्रूण कल्चर परीक्षण, इसका भी यूज अपन करते हैं। आगे बात करते हैं बुआई की विधियां कौन कौन सी है। तो बुआई की विधियों की बात करता हूँ तो एक विधि तो आती है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग या छिड़कवा विधि। यह वैज्ञानिक तौर पर जो है ना बुआई की उपयुक्त विधि नहीं है और चारे वाली फसलों में इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या क्या समस्या आती है, तो देखो इस विधि से अपन बुआई करते हैं तो समस्या में क्या क्या आती है, तो एक तो आती है खरपतवार नियंत्रण में समस्या आती है। एक फसल भी जो है ना अपने बीज ऊपर ही रहते हैं तो ज़्यादा मतलब जो है ना बीज जो है ना उनमें शक्ति नहीं होती है, जड़ें जो है ना ज़्यादा गहरी नहीं होती है, इस वजह से जो है ना फसल गिरने भी क्या होती है, फसल गिरने की भी समस्या होती है। आगे बात करते हैं एक होता है सीड ड्रिल के द्वारा बुआई, इसमें जो केवल बीजों की बुआई करते हैं। एक होता है सीड कम फर्टिलाइजर, इसमें बीज और उर्वरक दोनों की बुआई करते हैं, और इसमें बीज तो रहता है ऊपर और उर्वरक रहता है नीचे। और आपको एक और बात याद रखनी है कि सीड कम फर्टिलाइजर में बीज और उर्वरक दोनों काम में लेते हैं। इसमें जो अंतर होता है बीज और उर्वरक के बीच में वो 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यानी दूर दूर होना चाहिए थोड़ा सा। फिर बात करते हैं सीड ड्रिल और सीड कम फर्टिलाइजर में जो ना पौधे से पौधे की दूरी तो निश्चित नहीं होती है, यानी अनिश्चित होती है, जबकि कतार से कतार की दूरी निश्चित होती है। एक होता है डिबलिंग, इसमें मक्का की फसल यानी जो जितने भी अपने जैसे मक्का है, ज्वार है, यानी जो मोटे दाने वाले उनकी अधिकतर जो है यूज करते हैं किसमें, डिबलिंग में, यानी मक्का की फसल में उपयोगी है और इसमें डिबलर यंत्र के द्वारा अपन बुआई करते हैं। एक होता है प्लांटिंग, इसमें प्लांटर यंत्र यूज में लेते हैं और इसमें धान की फसल में जो है इसके द्वारा बुआई की जाती है।
जबकि मोटे अनाजों में किसके द्वारा की जाती है, डिबलिंग के द्वारा। आगे बात करते हैं जिसमें मोटे बीज होते हैं। एक होता है ट्रांसप्लांटिंग, इसका उपयोग अपन जो दान है, आलू है, तंबाकू है, सब्जियां हैं, उनमें यूज करते हैं। आगे बात करते हैं एक होती है FIRB, इसको बोलते हैं फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड। इसमें जो है ना गेहूं की फसल की बुआई करते हैं, तो याद रखना है गेहूं की फसल की बुआई तो किसका यूज करते हैं, FIRB का। और याद रखना है इस विधि के द्वारा यदि अपन बुआई करते हैं तो इसमें जो है ना बीज दर जो है 75 किलोग्राम रखते हैं। बेसिक अपन सामान्य तो बीज दर कितने रखते हैं गेहूं की, तो सामान्य तो अपन 100 किलोग्राम रखते हैं। कितने रखते हैं, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन अपन इस विधि से बुआई करें तो 75 किलोग्राम रखते हैं। जबकि यदि मान लो गेहूं की बुआई लवणीय सारी भूमि में आप लेट बुआई कर रहे हो गेहूं की, तो 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए होती है। आगे बात करते हैं एक विधि है केरा और पोरा विधि, इसमें देसी हल से बुआई करते हैं। आगे बात करते हैं अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के कौन कौन से, देखो अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो नमूने लेते हैं, बीज नमूने, उनमें कितने बीज लेते हैं, उनकी संख्या क्या होती है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इस्टा की बात करते हैं। तो इस्टा की बात करते हैं तो अपन देखो हाँ इस्टा की बात करें, इंटरनेशनल सीड, इसको इंटरनेशनल सीड टेस्ट अथॉरिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सीड टेस्ट अथॉरिटी इसको बोलते हैं। और याद रखना है इसमें 400 बीज कामें लेते हैं। एक होता है NSC को बोलते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसके अनुसार 200 बीज कामें लेते हैं। और एक होता है पसली स्तर के अनुसार 200 बीज कामें लेते हैं। आगे बात करते हैं अंकुरण परीक्षण की विधियां कौन कौन सी है। तो एक तो विधि अपने पास कौन सी, अपने पास पेट्री डिश विधि। कौन सी विधि, पेट्री डिश विधि। एक होता है बालू विधि, एक होता है पेगडोल विधि, एक होता है तोलिया विधि। इस पेगडोल विधि की बात करता हूँ तो इसमें कागज का बुरादा कामें लेते हैं, सॉरी लकड़ी का बुरादा कामें लेते हैं। और एक विधि होती है अपने पास मुड़े हुए कागज विधि। आगे बात करते हैं पृथक्करण दूरी की बात करते हैं। तो जो जितनी भी स्वपरागित फसलें होती है जैसे गेहूं है, जौ है, दान है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इनमें अपन क्या करते हैं 3 मीटर और 3 मीटर में जो है ना, यानी आधार बीज की दूरी भी 3 मीटर रखते हैं और प्रमाणित बीज की दूरी भी कितने रखते हैं, 3 मीटर रखते हैं। पृथक्करण दूरी कितने रखते हैं, 3 मीटर। आगे बात करते हैं मक्का में जो है ना पृथक्करण दूरी जो है ना संकर किस्म में लगते हैं अपन, संकर किस्म में पृथक्करण दूरी 600 मीटर रखते हैं आधार बीज के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए अपन 300 मीटर रखते हैं, यानी आधी रखते हैं। संकुल में भी अपन जो है ना आधार बीज की दूरी जो है ना पृथक्करण में जो है ना कितने रखते हैं, 400 मीटर, जबकि प्रमाणित बीज की कितने रखते हैं, 200 मीटर। बाजरे में बात करते हैं तो बाजरे में जो है ना पृथक्करण दूरी आधार बीज के लिए होती है 1000 मीटर, जबकि प्रमाणित बीज के लिए होती है 200 मीटर। ज्वार में अपने जो आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी होती है 200 मीटर और अपने पास प्रमाणित बीज के लिए होती है 100 मीटर। कपास के लिए बात करता हूं तो अपन कंबाइन बिठाओ, जैसे कपास से 50 से कपास 50, यानी कपास में जो आधार बीज की जो पृथक्करण दूरी होती है 50 मीटर और प्रमाणित बीज की होती है 30 मीटर। चने में अपने जो पृथक्करण दूरी होती है आधार बीज के लिए होती है 10 मीटर और 5 मीटर किसके लिए होती है, अपने पास प्रमाणित बीज के लिए। आगे बात करते हैं बीजों को भंडारण के लिए कि बीजों का भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखना है बीजों का जो भंडारण होता है, बीजों के समय भंडारण में सर्वाधिक नुकसान किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कीटों के द्वारा। उसके बाद चूहे के द्वारा होता है और उसके बाद अन्य नुकसान होता है। बीजों के भंडारण के समय जो है नमी तथा तापमान का अधिक ध्यान दिया जाता है और दोनों जो है ना उपयुक्त दशाएं हैं। तापमान और नमी की बात करता हूँ, यदि ये ज्यादा है, तापमान और नमी ज्यादा है तो अपने फफूंद का प्रकोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा अपने बीज में। और यदि बात करते हैं बीजों के भंडारण के समय तापमान जो है ना 45 डिग्री से कम है और 10 डिग्री से अधिक है तो वो उपयुक्त तापमान होता है जिस पर बीज जो है ना उसको भंडारित किया जाता है। यानी कि बीजों को भंडारित करने के लिए तापमान जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए और अपने पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। आगे बात करते हैं अपने पास 65 से 100% वायुमंडलीय नमी पर एस्परजिलस और पेनिसिलियम जो फफूंद है उसका क्या होता है, प्रकोप ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि भंडारण में काम आने वाली जो भी सामग्री होती है उसको बोलते हैं डनेज। और भंडारण का आकार किस नुमा होता है, तो पिरामिड के आकार में जो है ना अपने भंडारण करते हैं। जैसे सबसे पहले इस प्रकार से, फिर उसके बाद इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से अपन जो है ना क्या करते हैं बीजों का जो है ना भंडारण करते हैं। पिरामिड नुमा कैसा होता है, पिरामिड नुमा। आगे बात करते हैं भंडारण के समय बीजों में जो है ना कौन सा अपने रसायन यूज करते हैं। तो एक तो होता है मिथाइल ब्रोमाइड और एक होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जिससे चूहे हैं और भी कीट है उनका क्या होता है, नियंत्रण होता है। चूहों को मारने के लिए अपन जो है जिंक फॉस्फाइड का यूज लेते हैं और इसमें 20 ग्राम जो है ना प्रति चूहा के हिसाब से यूज लेते हैं। आगे बात करते हैं कि भंडारण के समय जो सामग्री होती है, भंडारण के समय अपने जो भंडारण की सामग्री होती है उसको मृदा से 50 से 60 सेंटीमीटर ऊपर जो है ना तथा दीवार से जो है ना 10 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए ताकि नमी का जो है प्रकोप कम हो। आगे बात करते हैं खाद्यान्न फसलों के लिए जो नमी होती है वो 10 से 12% होती है भंडारण के समय। धान की जो नमी होती है वो होती है 14%। दलहनी फसलों में भंडारण के समय नमी रखनी चाहिए 8 से 10%। और सरसों है, तिल है, मूंगफली है, इसमें 5 से 6%। और मूंगफली के बीजों में बेसिकली 5%। और मूंगफली का जो बीज है उसकी बात करता हूँ तो उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 5% से कम नमी रखी जाती है भंडारण के समय। 9% से कम नमी रखी जाती है अपने मूंगफली में। आगे बात करते हैं मूंगफली में जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है, तो अफ्लाटोक्सिन रसायन के कारण। और अफ्लाटोक्सिन रसायन के कारण जो है ना मूंगफली में कड़वाहट होती है। और ये अफ्लाटोक्सिन जो है ना ये क्यों बनता है, क्योंकि जो है ना जब एस्परजिलस फ्लेविस जो कवक होते हैं उसके कारण जो है ना जब इसका निर्माण हो जाता है तो इससे जो है ना इसके कारण अफ्लाटोक्सिन का निर्माण होता है जिससे मूंगफली में कड़वाहट होती है। और मूंगफली में कड़वाहट कम करने के लिए आपको जो है ना याद रखना है, अपने पास याद रखना है कि भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है, 9% से कम जो है ना नमी पर किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एनएससी को बोलते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना होती है 1963 में। एक होता है सीड एक्ट, इसकी स्थापना होती है जिसको बोलते हैं बीज अधिनियम, इसकी स्थापना होती है 1966 में। बीज अधिनियम तो आया 1966 में, यानी अधिनियम पहले आया, और बीज नियम यानी छोटे अक्षरों वाला बाद में आया, यानी 1968 में आया या 69 में आया।
एकमार्क की स्थापना की बात करता हूँ 1937 में इसकी स्थापना नागपुर महाराष्ट्र में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ये अपने पास केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, केंद्रीय बीज प्रयोगशाला यानी कि सेंटर की है ना, अपने केंद्रीय लेवल की जो बीज बीज परीक्षण प्रयोगशाला है वो नई दिल्ली में है, जबकि राष्ट्रीय लेवल पर अपने राष्ट्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणित संस्था की कब बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है मार्च 1978 में होती है। कब होती है, 1978 में मार्च में होती है किसकी, राजस्थान राज्य प्रमाणित संस्था की। बीज बिल कब पारित होता है, तो आपको याद रखना है बीज बिल जो है ना 2004 में पारित होता है, जबकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में आती है। एक मार्क का अपने पढ़ा भी है रहा, एक मार्क की स्थापना 1937 में नागपुर में हुई। तो इस एक मार्क का काम क्या होता है, इस एक मार्क का कार्य होता है कि कृषि संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता की क्या करना, जांच करना। तो डियर स्टूडेंट, अपना जो ये सेशन है ये कंप्लीट हो चुका है और अपन ने जो सीड से संबंधित जो भी काम की बातें थी वो अपने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। और उम्मीद होगी कि आपको ये जो सेशन है काफी अच्छा लगा होगा। और जो भी आगे टॉपिक पढ़ना है आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ताकि मैं उस पर जो है आसानी से अच्छी से वीडियो बना सकूं। और ये जो मटेरियल काफी सफिशिएंट, काफी अच्छा मटेरियल जो कि मैंने 2-3 प्रकार के नोट्सों से मिक्स करके इसका निर्माण किया है। तो आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।